मेरे बंगले में इन गंदे कपड़ों में मत आना। कलेक्टर बेटे ने माँ को गेट से भगाया। 2 घंटे बाद उसी गेट पर मिली एक चिट्ठी ने बेटे की दुनिया उजाड़ दी। दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के उस पॉश कॉलोनी की है जहाँ सत्ता और ताकत का नशा हवा में घुला रहता है। शहर के सिविल लाइंस इलाके में एक आलीशान सरकारी बंगला था। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, राघवेंद्र प्रताप सिंह, आईएएस जिला अधिकारी। बंगले के बाहर आज महंगी गाड़ियों का तांता लगा था। लाल और नीली बत्तियों वाली गाड़ियां चमक रही थी। अंदर विदेशी फूलों की सजावट थी और शहर के नामचीन मंत्री, विधायक और बड़े अफसर हाथों में जाम और जुबान पर झूठी तारीफें लिए खड़े थे। आज राघवेंद्र का जन्मदिन था और साथ ही उसे सिटीजन ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिलने वाला था। राघवेंद्र, जिसे अब शहर राघव सर के नाम से जानता था, एक कड़क मिजाज और बेहद रसूखदार अफसर था। खाकी खादी का कड़क कुर्ता, चेहरे पर सरकारी रौब और आंखों में एक ऐसी चमक जो सामने वाले को छोटा महसूस करा दे। लेकिन इसी चमक दमक और सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर लोहे के भारी गेट के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बदन पर एक सूती साड़ी जो कई जगह से रफू की हुई थी, पैरों में हवाई चप्पल जिसका अंगूठा घिस चुका था और हाथों में एक पुराना स्टील का टिफिन। उसके चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक जो एक माँ की आंखों में तब आती है जब वह अपने बेटे को सालों बाद देखने वाली हो। उनका नाम सावित्री देवी था। सावित्री ने गेट पर खड़े एक संतरी से डरते डरते कहा, भैया जरा राघव को खबर कर दोगे? कहो उसकी अम्मा आई है गांव से। संतरी ने ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देखकर उसने यकीन नहीं ही हुआ कि यह जिले के सबसे बड़े साहब की माँ हो सकती है। उसने हंसते हुए कहा, अम्मा, यहाँ रोज़ 10 लोग आते हैं जो खुद को साहब का रिश्तेदार बताते हैं। जाओ यहाँ से, आज साहब बहुत बिजी है। अंदर मंत्री जी आए हैं। सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने अपने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछा और बोली, बेटा आज उसका जन्मदिन है, मैं उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। यह देखो, उसके लिए गाजर का हलवा लाई हूँ, उसे बहुत पसंद है। उसने वो पुराना टिफिन आगे बढ़ा दिया। संतरी उसे धकेलने ही वाला था, तभी एक काली लग्जरी कार अंदर जाने के लिए गेट पर रुकी। कार की पिछली सीट पर राघवेंद्र बैठा था। उसने कांच नीचे किया। उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। एक पल के लिए राघवेंद्र का दिल धड़का, माँ। लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अपनी गाड़ी के पीछे आ रही मंत्री जी की गाड़ी पर पड़ी। अगर मंत्री जी ने या मीडिया वालों ने उसकी माँ को इस हालत में देख लिया, फटी साड़ी, बिखरे बाल, गवारों जैसा हुलिया, तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। समाज में उसकी छवि एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर की थी। यह देहाती बुढ़िया उसकी सारी साख मिट्टी में मिला देगी। राघवेंद्र गाड़ी से उतरा और गुस्से में डग भरता हुआ गेट की तरफ आया। सावित्री ने जैसे ही बेटे को देखा, उसका चेहरा खिल गया। वह आगे बढ़ी, राघव मेरे लाल। लेकिन राघवेंद्र ने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। उसकी आंखों में प्यार नहीं, अंगारे थे। वह दांत पीसते हुए कर रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि मेरे दफ्तर या बंगले पर कभी मत आना। तुम्हें समझ नहीं आता? सावित्री सक पका गई। उसके हाथ में पकड़ा टिफिन कांपने लगा। बेटा, आज तेरा जन्मदिन था, रहा नहीं गया। फोन तू उठाता नहीं तो बस एक बार तुझे देखने चली आई। राघवेंद्र ने चारों तरफ देखा। गनीमत थी कि मेहमान अभी अंदर हॉल में थे। उसने माँ का हाथ पकड़कर उस गेट के एक कोने में धकेला जो अंधेरा था। शकल देखिए अपनी, ये आईएएस का बंगला है, कोई धर्मशाला नहीं। अंदर शहर के वीआईपी लोग बैठे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि डीएम साहब की माँ भिखारियों जैसी दिखती है। सावित्री के कलेजे में जिस जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह अवाक रह गई। जिस बेटे के लिए उसने दूसरों को खेतों में मजदूरी की, अपना पेट काट कर जिसे शहर पढ़ने भेजा, आज उसे अपनी ही माँ को पहचानने में शर्म आ रही थी। बेटा, मैं तो बस ये हलवा देने। सावित्री ने टिफिन आगे किया। राघवेंद्र ने झटके से टिफिन पर हाथ मारा। टिफिन जमीन पर गिर गया, ढक्कन खुल गया और लाल रसीला गाजर का हलवा धूल में मिल गया। ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा गंदा खाना। और खबरदार जो अब यहाँ दोबारा दिखी, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे इन इमोशनल ड्रामों के लिए। गाँव जाओ और वहीं रहो। हर महीने पैसे तो भिजवाता हूँ, फिर क्या कमी है? इतना कहकर राघवेंद्र की गार्ड की तरफ देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, राम सिंह, इन्हें अभी यहाँ से हटाओ और ध्यान रहे ये दोबारा गेट के आसपास भी न दिखे। राघवेंद्र पलटा और वापस अपनी चमचमाती दुनिया में लौट गया। सावित्री वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि आज आंसू भी उस अपमान के आगे छोटे पड़ गए थे। उसने झुककर उस गिरे हुए हलवे को देखा जिसे उसने रात भर जागकर चूल्हे के धुएं में अपनी आंखें फोड़कर बनाया था। उसने कांपते हाथों से काले टिफिन उठाया, उसे पल्लू से पोंछा और गेट के पास बने एक चबूतरे पर रख दिया। उसके साथ एक छोटी सी मुड़ी तोड़ी चिट्ठी भी रख दी। गार्ड राम सिंह जो यह सब देख रहा था, उसका दिल पसीज गया। वह पुराना आदमी था, दुनिया देख चुका था। वह सावित्री के पास आया, माँ जी आप बुरा मत मानिए, साहब अभी गुस्से में है, आप चलिए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। सावित्री ने एक बार उस आलीशान बंगले को देखा। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, बस ये टिफिन और चिट्ठी यहीं रहने देना, शायद उसका मन बदले तो खा ले। इतना कहकर वो बूढ़ी माँ अपने ही बेटे के घर से अपने ही बेटे के जन्मदिन पर एक अपराधी की तरह सिर झुकाकर चली गई। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानी आप तक पहुंचती रहे। अंदर पार्टी पूरे शबाब पर थी।
केक काटा गया, शैंपेन खोली गई। मंत्री जी ने राघवेंद्र के कंधे पर हाथ रखकर माइक संभाला। राघवेंद्र जैसे अफसर हमारे देश का भविष्य हैं। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता, इतना अनुशासन। राघवेंद्र, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? किसे श्रेय दोगे तुम? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राघवेंद्र ने माइक लिया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान सजाई और भारी आवाज में बोला, सर, मेरी सफलता के पीछे मेरी कड़ी मेहनत है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भावनाओं को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया। इंसान को आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, बस लक्ष्य पर नजर रखनी चाहिए। लोग वाह वाह कर उठे, लेकिन तभी हॉल के दरवाजे पर एक हलचल हुई। गार्ड राम सिंह अंदर आ रहा था। उसके हाथ में वही धूल से सना टिफिन और एक मटमैला कागज था। राघवेंद्र ने उसे देखा तो उसकी बाहें तन गई। वह गार्ड की तरफ लपका। राम जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? तुम्हें पता नहीं यहाँ वीआईपी पार्टी चल रही है? राघवेंद्र फुसफुसाया, लेकिन उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। राम सिंह डरा नहीं। आज उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबाकी थी। उसने सबके सामने मंत्री जी के ठीक बगल में वह टिफिन टेबल पर रख दिया। मंत्री जी ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है भाई? राम सिंह ने राघवेंद्र की तरफ देखा और फिर मंत्री जी से बोला, साहब, ये राघव साहब की माल आई थी गांव से, उनके जन्मदिन का तोहफा। साहब ने बाहर ही गिरवा दिया, लेकिन मुझे लगा कि माँ का आशीर्वाद कचरे में नहीं, साहब के पास होना चाहिए। हॉल में सन्नाटा पसर गया। म्यूजिक बंद कर दिया गया। राघवेंद्र का चेहरा फक पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि एक मामूली गार्ड उसकी पोल खोल देगा। मंत्री जी ने वह टिफिन खोला। अंदर थोड़ा सा बचा हुआ हलवा था, जिसमें थोड़ी मिट्टी भी लगी थी, लेकिन खुशबू ऐसी थी कि पूरे हॉल में देसी घी की महक फैल गई। मंत्री जी ने फिर वह मुड़ी हुई चिट्ठी उठाई। राघव, यह क्या है? मंत्री जी ने सख्ती से पूछा। राघवेंद्र कुछ बोल नहीं पाया। मंत्री जी ने चिट्ठी खोली और माइक पर ही पढ़ने लगे। मेरे प्यारे लल्ला, जन्मदिन मुबारक हो। मुझे पता था तू नाराज होगा मेरे आने से, पर बेटा, पिछली बार जब तू गांव आया था तो तूने कहा था कि शहर की मिठाइयों में वह स्वाद नहीं आता, इसलिए मैंने अपनी बकरियां बेच दी। उसी पैसों से यह गाजर, घी और खोया खरीदा। सोचा तुझे अपने हाथ का हलवा खिलाऊंगी तो शायद तुझे अपना बचपन याद आ जाए। पर शायद अब तू बहुत बड़ा अफसर बन गया है। मेरी पुरानी साड़ी तेरे रुतबे पर दाग लगाती है। माफ कर देना बेटा, अब कभी नहीं आऊंगी। बस एक बात याद रखना, अफसर तो दुनिया के लिए है, मेरे लिए तो तू वही मुन्ना है जो बादलों की गरज सुनकर मेरी गोद में छुप जाता था। तेरा टिफिन गेट पर छोड़ रही हूँ, मन करे तो खा लेना, तेरी अभागन माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़े मंत्री जी की आवाज भारी हो गई। हॉल में मौजूद कई औरतों की आंखों में आंसू आ गए। वह सन्नाटा अब राघवेंद्र को शोर की तरह चुप रहा था। उसकी आंखों के सामने से वह दृश्य गुजरा। कैसे उसने माँ के हाथ पर झटका मारा था, कैसे वह हलवा मिट्टी में गिरा था, और कैसे वह बिना कुछ बोले सिर झुकाकर अंधेरे में गायब हो गई थी। मंत्री जी ने चिट्ठी राघवेंद्र के हाथ में थमा दी। राघवेंद्र, मैंने तुम्हें देश का भविष्य कहा था। मैं शब्द वापस लेता हूँ। जो इंसान अपनी माँ के आंसुओं का सम्मान नहीं कर सकता, वह किसी जिले या देश का भला क्या खाक करेगा? यह वर्दी, यह रुतबा, यह बंगला, सब उस माँ की तपस्या का फल है, जिसे तुमने अभी धक्के मार कर निकाला है। राघवेंद्र के हाथों में वह चिट्ठी कांप रही थी। उसने अहंकार की दीवार जो उसने सालों से खड़ी कर रखी थी, एक ही पल में भरभरा कर गिर गई। उसे याद आया कि जब पिताजी गुजरे थे तो इसी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उसकी फीस भरी थी। उसने खुद कभी भरपेट नहीं खाया था कि राघव भूखा न सोए, और आज आज उसने उसी माँ को भिखारी समझकर भगा दिया। अचानक राघवेंद्र को घबराहट होने लगी। एक अजीब सा डर उसके सीने में बैठ गया। माँ कहाँ गई? उसने गार्ड राम सिंह से पूछा। उसकी आवाज में अब अफसर का रौब नहीं, एक डरे हुए बच्चे की पुकार थी। राम सिंह ने रूखे स्वर में कहा, उन्हें एक गए आधा घंटा हो गया साहब। कह रही थी वापस गांव जा रही हैं, पैदल ही बस स्टैंड की तरफ गई हैं। राघवेंद्र ने एक पल भी नहीं सोचा। वह पार्टी, वह मेहमान, वह मंत्री, सब उसे बेमानी लगने लगे। वह नंगे पैर ही बंगले से बाहर भागा। अपनी कार में बैठने का भी समय नहीं था। वह पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा। उसका कीमती सूट पसीने से भीग गया था, लेकिन उसे होश नहीं था। माँ माँ, वह चिल्लाता हुआ सड़क पर भाग रहा था। लोग उसे देख रहे थे। जिले का कलेक्टर सड़क पर हवास दौड़ रहा था। करीब 2 किलोमीटर दूर बस स्टैंड के पास एक पेड़ के नीचे सावित्री बैठी थी। बस आने ही वाली थी। वह अपनी आंखों से पहले आंसुओं को पल्लू से पोंछ रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, माँ। सावित्री ने चौंक कर देखा और सामने राघवेंद्र खड़ा था। सांस फूल रही थी, बाल बिखरे थे और आंखों में पश्चाताप का सैलाब था। इससे पहले कि सावित्री को समझ पाती, राघवेंद्र दौड़कर आया और भरे बाजार में सबके सामने अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से माँ के धूल भरे पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था माँ, मुझे माफ कर दो। राघवेंद्र फूट फूट कर रो रहा था। एक आईएएस अफसर को, जिसे लोग सलाम करते थे, आज एक बूढ़ी औरत के पैरों में बच्चों की तरह बिलखते देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। सावित्री का दिल पसीज गया। माँ का दिल तो मोम का होता है, वह औलाद की हजारों गलतियां माफ कर सकती है। उसने झुककर राघवेंद्र को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। पगले, रो मत, तू मेरा राजा बेटा है, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। सावित्री भी रोने लगी। राघवेंद्र ने माँ का चेहरा अपने हाथों में लिया। नहीं माँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। जिसके पास माँ का आशीर्वाद नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। अब तुम गाँव नहीं जाओगी, अब तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे बंगले में, और जिसको दिक्कत होगी वह बंगला छोड़कर चला जाए, पर मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी। राघवेंद्र ने वही सड़क पर माँ की चप्पलें अपने हाथों से ठीक की जो भागदौड़ में उतर गई थी। फिर वह उसे सहारा देकर अपनी बाहों के घर के घेरे में लेकर बंगले की तरफ चला। वह हलवा जो उसने ठुकरा दिया था, उसे दुनिया की हर दौलत से ज़्यादा कीमती लग रहा था। जब वह माँ को लेकर वापस बंगले में पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा नहीं था। मंत्री जी और बाकी मेहमान
मेहमान अभी भी वहीं खड़े थे। राघवेंद्र ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें हॉल के बीचों बीच खड़ा किया। उसने माइक उठाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में बनावटीपन नहीं था। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन असल में मेरा जन्म आज हुआ है। आप लोग मेरी सफलता की बात कर रहे थे, मिलिए मेरी सफलता से। ये मेरी माँ सावित्री देवी हैं। अगर इनके हाथों के छाले ना होते तो मेरे हाथों में यह ताकत नहीं होती। आज से मैं शपथ लेता हूँ, मेरा पहला कर्तव्य मेरी माँ होगी, उसके बाद मेरी कुर्सी। पूरे हॉल में इस बार जो तालियां बजी वो झूठी नहीं थी। मंत्री जी ने आगे बढ़कर सावित्री देवी के पैर छुए। उस रात राघवेंद्र ने न केक काटा न जाम टकराए। उसने अपनी माँ की गोद में सिर रखकर वही मिट्टी लगा हलवा खाया और उसे लगा कि इससे बेहतरीन स्वाद दुनिया के किसी भी 5 स्टार होटल में नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप जिंदगी में कितनी भी ऊंची उड़ान भर लें, लेकिन यह मत भूलिए कि अपने आपके पंख उन माता पिता ने ही दिए हैं जिस दिन आप अपनी जड़ों को काट कर फेंक देंगे, उस दिन आप एक सूखे पेड़ की तरह गिर जाएंगे। पद, प्रतिष्ठा और पैसा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन माँ का प्यार वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। क्या आपने भी कभी अनजाने में अपने माता पिता का दिल दुखाया है? अगर हाँ, तो आज ही उनसे माफ़ी मांग लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट में माँ लिखना ना भूलें। धन्यवाद।